Hello students, and today we are going to study about the respiratory system of human. In our previous session we have studied कि why do an organism require lungs और why do we have developed lungs. So हमने पढ़ा कि जो respiratory surface है जिसके through exchange of gases होना है वो बहुत डेलिकेट होती है, वेरी फाइन मेम्ब्रेन, तो उसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन हमने उसको लंग्स में प्लेस किया एंड देन वी हैव प्लेस्ड लंग्स इनसाइड द बॉडी. तो हमने देखा कि फॉर दैट पर्पज बिकॉज लंग्स दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्वायरमेंट, सो हमें एक ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है जो एयर को एटमॉस्फेयर से ले और उसको लंग्स तक पहुंचाए. So the system which is developed for this purpose is respiratory system. So today we are studying that is the respiratory system of human. Clear? So many organs, clear? They are participating in this respiratory system. So first we are enlisting the names of the organs which are involved in this system. So you have to make notes along with that. When we talk about the human respiratory system, it starts with nose, clear? Nose, or we can say nostrils. Then it goes to nasal cavity. Nasal cavity is also known as nasal chamber. Nasal chamber, then after it goes to pharynx. After pharynx, it goes to larynx. Larynx, after larynx, it is trachea. Trachea is also known as windpipe. Trachea leads into bronchi and bronchi then leads into lungs. Clear? So that we have to study. अब point ये आता है कि lungs, the only respiratory structures they are lungs. Clear? So lungs are the main respiratory organs. Clear? They are the main respiratory organ that you have to remember. Clear point? अब आया हमारे पास में कि when we talk about the nostrils, we are starting with the nose. Clear? Nostrils means the openings. Clear? We have two openings through which we take air from atmosphere into our body. Nostrils के बाद में air goes into nasal cavity or nasal chamber. In nasal cavity, nasal chamber, we have fine hair-like structures. Clear? Along with we have mucus secreting glands are there. Clear? इन दोनों के functions को अगर हम पढ़ना चाहें कि nasal cavity या nasal chamber में fine hair और mucus का क्या role है, तो that is very clear. Fine hair जो है वो air को filter करने का काम करती है. एयर फिल्ट्रेशन यहाँ पर होता है. एंड सपोज सेकंड वन कि अगर जो हमने एयर इनहेल की है उसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं या कोई पैथोजेंस हैं या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो म्यूकस जो है वो उनको ट्रैप्ड कर देते हैं. क्लियर? तो ये हो गया आपका पॉइंट. हेयर वी कैन टेक ट्रैप्ड बाय द म्यूकस. क्लियर? तो दिस इज द फंक्शन ऑफ नेजल चैम्बर. देन इट गोज टू फेरिंग्स. क्लियर? फेरिंग्स, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में फेरिंग्स का रोल पढ़ा था कि जो फेरिंग्स हैं दे आर द कॉमन पैसेज हैं, कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड. क्लियर? अब इसको अगर हम यहाँ डायग्राम से देखना चाहें तो सबसे पहले हमारे पास में ये नॉस्ट्रिल्स है. क्लियर? फिर यहाँ पर नीचे आपकी बकल कैविटी है. अब इसको लाइनिंग में हम देखते हैं कि हमने जो जितना पार्ट बनाया है वो क्या पार्ट है. तो सबसे पहले दिस अपर पार्ट दे आर नॉस्ट्रिल्स. क्लियर? द ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी एंड दिस इज योर माउथ. दिस इज बकल कैविटी एंड फ्रॉम here the food and air mixes in this area and this area is known as
pharynx. Clear? The common passage of air and food both. उसके बाद में जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर एक थोड़ा सा swollen पार्ट दिखाई देता है, तो कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड हो गया. उसके बाद आया लैरिंग्स. लैरिंग्स क्या है? दैट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स. क्लियर? साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है ये हमारे बॉडी के अंदर. और जो लैरिंग्स है, ऐसे क्वेश्चन बनता है व्हाट इज लैरिंग्स, तो जो ट्रैकिया है उसका अपर एक्सटेंडेड पार्ट इज नोन एज लैरिंग्स. साउंड बॉक्स कह सकते हैं, वॉइस बॉक्स बोल सकते हैं. मेल्स में अंडर द इफेक्ट ऑफ एंड्रोजन हार्मोन यही लैरिंग्स थोड़ा प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व होता है, जिसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं. तो लैरिंग्स तक क्लियर हो गया. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ट्रैकिया. क्लियर? अब यहां से ये लीड हो रहा है जो ट्यूब है, दैट ट्यूब इज नोन एज ट्रैकिया, ऑल्सो नोन एज विंड पाइप. क्लियर? तो वी आर डिस्कसिंग दिस ट्रैकिया. व्हाट ट्रैकिया इज? ट्रैकिया जो मेन कंडक्टिंग एलिमेंट है जो एयर को लंग्स तक लेकर जाएगा. क्लियर? ये आपके बिल्कुल मिड ऑफ नेक से स्टार्ट होता है. इट लीड्स टू द मिड ऑफ द चेस्ट कैविटी. क्लियर? तो इट रीचेज अप टू मिड ऑफ चेस्ट कैविटी. यहाँ पहुंचने के बाद में ट्रैकिया जो है उसके ऊपर पूरी लेंथ में, अब आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जर्व करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है. यहाँ देखिएगा कि जो लेंथ ऑफ ट्रैकिया है उस पूरी लेंथ ऑफ ट्रैकिया पे इस तरह से सी शेप की रिंग्स लगी हुई हैं. सी शेप रिंग्स, उसको अभी मैं यहाँ लिख रही हूँ. दीज सी शेप जो रिंग्स हैं, ये हो गया क्लियर. ट्रैकिया का एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं कि लेंथ ऑफ ट्रैकिया में सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंटेड. ठीक है, इसका रोल पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है इनका रोल क्या है. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ लिख रहे हैं कि व्हेन देयर इज नो एयर इन ट्रैकिया, these C shape, it prevents trachea to collapse. Clear? तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग सबसे पहले कौन से स्ट्रक्चर पे मिलती है, तो दैट इज प्रेजेंट ऑन ट्रैकिया. एंड व्हाट्स द रोल कि जब हम इनहेल कर रहे होते हैं, जैसे हमने देखा है कि जो नॉर्मल प्लास्टिक का बॉटल होता है, अगर उसमें से आप सारी एयर को सक आउट कर दें तो वो जो वाटर बॉटल है या प्लास्टिक बॉटल है वो एकदम क्रैम्प्ड हो जाता है. क्लियर? तो ऐसे क्रम्बल्ड वाटर बॉटल जैसी सिचुएशन ट्रैकिया की ना हो, तो दी सी शेप रिंग्स हेल्प द ट्रैकिया टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग व्हेन देयर इज नो एयर प्रेजेंट इन ट्रैकिया. क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब बिल्कुल मिड ऑफ द चेस्ट कैविटी में जाने के बाद ये जो ट्रैकिया है ये ऐसे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और ये जो फर्दर डिवीजन वाला पार्ट है दैट इज नोन एज ब्रोंकिया, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है. आप कंफ्यूज मत होइएगा, ब्रोंकस एंड ब्रोंकिया दो वर्ड यहाँ पर यूज होते हैं. ब्रोंकस इज अ सिंगुलर टर्म. क्लियर? और जो ब्रोंकिया है दैट इज अ प्लूरल. तो इस तरह से डिवाइड हो जाने के बाद ये जो ब्रोंकस है ये अपने अपने साइड के लंग्स में एंटर कर देती है. तो दिस इज लाइक ये आपके लंग्स. क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब ब्रोंकियाई जो है वो फर्दर अंदर जाकर और डिवाइड होते हैं. अगर हम इसको यहाँ ट्री शेप में देखें कि तो दिस इज अ ब्रोंकस. क्लियर? ये फर्दर लंग्स में एंटर होने के बाद इट डिवाइड्स इनटू अ ट्री लाइक मैनर. क्लियर? तो फर्दर इसका इस तरह से डिवीजन चल रहा होता है और इस तरह की जो डिवीजन की जो ब्रांचेस होती हैं, द एंड ब्रांचेस. क्लियर? ब्रोंकियाई फर्दर डिवाइड टू फॉर्म इनटू ब्रोंकियोल्स. क्लियर? तो यहाँ पर हम आगे वर्ड लिख लेते हैं. ब्रोंकियोल्स कौन सा वर्ड है? व्हाट इज ब्रोंकियोल्स? कि इनसाइड द लंग्स द ब्रोंकियाई फर्दर डिवाइडेड इनटू माइन्यूट चैनल्स एंड दीज माइन्यूट चैनल्स आर नोन एज ब्रोंकियोल्स. एंड देन फाइनली ब्रोंकियोल्स एंटर अ सेक लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, this is sac like structure and these sac like structure they are known as alveoli. Clear? The similar like alveolus. Alveolus is a singular word
and alveoli is a plural word. तो इस तरह से आपका जो सिस्टम है वो जनरेट होता है कि एयर सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एंटर करेगी, इट गोज टू नेजल चैम्बर, from there it passes through pharynx, larynx and then it leads to trachea which is also known as windpipe, and after windpipe the air goes into bronchi. टू साइड्स के जो bronchi हैं वो अपने अपने साइड के लंग्स में एंटर कर जाती हैं. क्लियर? ये ब्रोंकियाई जो है वो फर्दर डिवाइड होकर और माइन्यूट चैनल्स बनाते हैं विच आर नोन एज ब्रोंक्यूल्स, एंड देन ब्रोंक्यूल्स लीड्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर, दे लुक्स लाइक अ ग्रैप, दे आर नोन एज alveoli and alveolus, which we have studied कि alveolus is a site where exchange of gases occurs between जो lungs है, जो air पहुंची है वो blood में किसके थ्रू जाएगी, that goes through alveoli. क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो दिस इज आर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये डायग्राम जो है वो आपको पैरेलल में बनाना होगा. माउथ हमने देख लिया है, माउथ के ऊपर बिल्कुल नॉस्ट्रिल्स हैं. आपने ये पैलेट वाला पार्ट पढ़ा हुआ है कि दिस द बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी, दैट इज नोन एज पैलेट. तो पैलेट जो है वो अपर नेजल कैविटी और लोअर जो ओरल कैविटी उसको सेपरेट करता है, and then it goes to pharynx which is a common passage for both food and air, and then pharynx से नीचे जहाँ से trachea start होता है उसका जो upper extended portion है that is known as larynx, which is a voice box which is also known as Adam's apple in males, and then trachea. trachea पे हमने देखा कि C shape की cartilaginous rings present हैं. ये cartilaginous rings जो हैं वो trachea को collapse होने से prevent करती है at the time when there is no air present in trachea, and then trachea further divides into bronchi. Clear हुआ ये point? Now we are talking about the respiratory organs which are called lungs. So it is clear how many lungs we have? We have 2 lungs, यानी we have a pair of lungs in our chest cavity. So they are located into thoracic cavity. Thoracic cavity is also known as chest cavity. That is a closed cavity which we have studied in the process of breathing. Clear? These 2 lungs, they rest on diaphragm that we have also seen. Clear? So this is the diaphragm. Clear? The partition between thoracic cavity and abdominal cavity, so they rest on diaphragm, and lungs के ऊपर protective covering present है, जिसको हम यहाँ देखते हैं कि suppose ये lungs है, मैंने इसके चारों तरफ एक round circle बनाया है, तो there are 2 protective covering like that. Clear? इस तरह से 2 protective covering है जिसको हम यहाँ पर form करते हैं कि these protective covering of lungs, these membranes, they are known as pleural membrane that I am writing here. Pleural membrane. Pleural membranes, they are the protective covering of lungs, जो lungs को किसी भी टाइप के एक्सटर्नल शॉक है या इन्फेक्शन है या कोई भी जर्क है उससे वो उसको प्रिवेंट करेगी. So this is the general introduction about the respiratory system of human. So it's very clear to you. अब हम next move करते हैं. Clear point यहाँ पर? Okay, so next we are moving towards the internal structure of lungs. We have gone through the detailed study of respiratory system. Now we talk about how the exchange of gases occurs in the lungs. So we have studied कि lungs के अंदर alveoli present है. We have seen alveoli or alveolus. Clear? Alveoli and alveolus, they are the thin walled, that is a very important, thin walled sac-like structure which are present in lungs. So the alveoli, they are the actual site. Clear? The actual site where exchange of gases takes place. It's a very important point that you have to remember. Clear? The site where exchange of gases occur. Clear? Takes place in human body. So around alveoli there is a dense network present है, dense network of blood capillaries. उसको अभी हम यहाँ पर देखते हैं. Dense network of blood capillaries का reason क्या है और why it is required. जब नेक्स्ट टाइम हम क्लास में पढ़ रहे थे तब हमने ये देखा कि जो रेस्पिरेटरी सरफेस है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है शुड बी थिन एंड डेलिकेट. एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग वहाँ पर एक और चीज ऐड होनी चाहिए, दैट इज अ थिन डेंस नेटवर्क ऑफ
blood capillaries should be there. तो let's take an example. ये हमने एक alveoli को extend किया है, clear? इस alveoli में आपने inhale किया है, so ऑक्सीजन यहाँ से एंटर कर रही है, तो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन दिस alveoli, क्लियर? अब ब्लड कैपिलरीज की जब हम बात करते हैं तो इसके चारों तरफ ऐसे ब्लड कैपिलरीज का एक डेंस नेटवर्क प्रेजेंट है. अब ये जो ब्लड है इट इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, क्लियर? इट इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट एंड दिस ब्लड इज गोइंग टू हार्ट. अब हमें ये पता है कि जो हार्ट से ब्लड आ रहा है दैट ब्लड इज टोटली, उसके पास में CO2 का अमाउंट बहुत ज्यादा, इन द सेंस द ब्लड विच इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन दैट इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. That you have to remember, oxygenated blood means the blood contains higher concentration of carbon dioxide, and the blood which is going to heart, that is the oxygenated blood. When we talk about the oxygenated blood, तो oxygenated blood के अंदर means the oxygen concentration is very high. So blood which is coming from the body, first it enters to heart and then from heart it goes to lungs. तो आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए. जो सीक्वेंस मैंने यहाँ लिखी है उसको याद रखिएगा. बॉडी से जो ब्लड है फर्स्ट इट एंटर्स टू हार्ट एंड देन फ्रॉम हार्ट इट गोज टू lungs and from lungs again it goes to heart and then heart it goes to body. This is the sequence that you have to be remember. So we are talking about this type blood, deoxygenated blood, which is coming from heart and it's coming to lungs, which is rich in carbon dioxide. So this blood has high concentration of carbon dioxide and the air which is present in alveoli it is rich in oxygen. So we know which method will take place here, that is the diffusion. Clear? Exchange of gases occurs follow the principle of diffusion. So carbon dioxide diffuse from blood to alveoli and the oxygen will diffuse from alveoli to blood. हो गया पॉइंट क्लियर? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन alveoli and blood capillaries. Clear? So what from alveoli oxygen goes into blood capillaries and from blood capillaries carbon dioxide enters to alveoli. हो गया ये पॉइंट. द मेथड जो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करती है? इट फॉलोज डिफ्यूजन मेथड को, मीन्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. सो इट्स टेकिंग प्लेस इन दिस मैनर. क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब पॉइंट आया कि नाउ ब्लड कैपिलरीज यानी ये ब्लड जो हार्ट है it takes this oxygenated blood. Clear? What we are taking? Oxygenated blood to first heart and then from heart it goes to body. Means we are talking about the it goes to cell और इस तरह से सेल को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मेंशन करना है जिसपे मेनली क्वेश्चन बनता है कि जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है. तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये याद रखना है कि जो ह्यूमन ब्लड है, ह्यूमन ब्लड में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है. That respiratory pigment का जो नाम है that is hemoglobin. ठीक है, हीमोग्लोबिन इसको जनरली इस तरह से भी डिनोट करते हैं. तो हीमोग्लोबिन जो है वो मेन रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टर है कि कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है वो हीमोग्लोबिन के थ्रू भी होती है. देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज ऑल्सो दैट यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस, बट हम मेनली यहाँ पर पढ़ते हैं कि ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज हीमोग्लोबिन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. क्लियर? हीमोग्लोबिन का काउंट अगर आप देखें तो ये 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड प्रेजेंट होता है.
क्लियर, आपने पढ़ा होगा कि जिसमें हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन कॉजेज एनीमिया। आपने ये वर्ड पढ़ा हुआ होगा, एनीमिया जनरली हम बोलते हैं खून की कमी है, बट एग्जैक्टली इट्स नॉट लाइक कि आपके बॉडी में ब्लड कम है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया, बट जो हम सबसे कॉमन टाइप का एनीमिया पढ़ते हैं उसमें भी टॉक की जो हीमोग्लोबिन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, इट लीड्स टू एनीमिया, जिसमें जो बॉडी है वो थोड़ी पेल दिखाई देती है, टायर्डनेस बहुत जल्दी होती है, एक्टिवनेस नहीं होती है बॉडी के अंदर। तो दिस इज द सिचुएशन विच इज प्रेजेंट इन द बॉडी। तो आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, एल्वियोली में। कौन से प्रिंसिपल से होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। किसके बीच में होता है, एल्वियोली एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में डिफरेंसेस, डिफ्यूजन का प्रेशर, जो डिफ्यूजन प्रिंसिपल को फॉलो करने के बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स बिटवीन एल्वियोली एंड ब्लड कैपिलरीज एंड मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट इन ब्लड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस दैट वी हैव डन और कंप्लीटेड हियर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बनता है, जिसको आपको बहुत अच्छे से यहाँ ध्यान देना है, उसको आई एम टेकिंग हियर। क्लियर, कि हम कितना भी फोर्सफुल एक्सपिरेशन क्यों ना करें, हम जब बहुत जोर से सांस छोड़ते भी है ना तब भी हमारे लंग्स पूरे खाली नहीं होते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ एयर वो लंग्स में रह जाती है। क्लियर, आप चाहे कितना फोर्स से भी एक्सपायर क्यों ना करें तो भी सम अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग्स। क्लियर, आई एम रिपीटिंग अगेन, सम अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज रिमेन्स इन लंग्स, और वो जो अमाउंट ऑफ एयर है जो लंग्स में रह जाता है दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। क्लियर, बहुत अच्छे से समझिएगा इस पॉइंट को, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा डेफिनेटली। तो यहाँ पूछा जाता है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या रोल है, इसका होना क्यों जरूरी है। तो दिस रेजिडुअल वॉल्यूम which remains in the lungs even after expiration, forceful expiration, तो ये जो residual volume है it provides sufficient time to, दो काम के लिए आपको sufficient time provide करता है। आपको करना क्या है, आपको ऑक्सीजन को रीएब्जॉर्ब करना है, क्लियर, एब्जॉर्ब करना है और CO2 को रिलीज करना है। तो ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम जो लंग्स में रह जाता है ये एक सफिशिएंट टाइम प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। क्लियर, ये इसकी सिग्निफिकेंस है, इसलिए आपको यही क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम। तो आपको ये लिखना है कि दिस रेजिडुअल वॉल्यूम provides sufficient time to absorb oxygen and to release carbon dioxide। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एवरी ब्रीथ, हर ब्रीथ की बात करें ना, एवरी ब्रीथिंग साइकिल में सिंगल ब्रीथ साइकिल जो आपकी होती है जिसमें आप इंस्पायर करते हो और एक्सपायर करते हो, हर बार कुछ अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स में रह जाता है। तो ये हमने इसकी सिग्निफिकेंस यहाँ पर पढ़ ली है। क्लियर हुआ पॉइंट? ओके, लास्ट में हम इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने ब्रीथिंग मैकेनिज्म पढ़ी कि जिसमें हम एयर को इनहेल करते हैं और एयर को एक्सेल करते हैं, दिस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, दैट ब्रीथिंग इज टोटली इनवॉलंटरी। ये आपको ध्यान रखना है, इनवॉलंटरी इन द सेंस कि यू कैन नॉट कंट्रोल दिस एक्टिविटी। क्लियर, द ब्रीथिंग इज टोटली इनवॉलंटरी। बट यहाँ पर आप हम एक पॉइंट करते हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज इनवॉलंटरी बट द रेट ऑफ breathing, clear, the rate of breathing is controlled by our brain। हमारे ब्रेन में कुछ रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ब्रेन जो है उसमें कुछ रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं जो आपकी रेट ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेनली, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वाटर में इज हायर देन ऑक्सीजन, तो हायर देन ऑक्सीजन होने की वजह से, हायर देन ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पॉइंट ऐड करते हैं, हायर देन ऑक्सीजन होने की वजह जो CO2 है वो मेनली प्लाज्मा, जो आपने ब्लड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा होगा उसमें ब्लड में हम प्लाज्मा पढ़ते हैं, जो उसका लिक्विड मैट्रिक्स है इट्स कॉल्ड प्लाज्मा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेनली प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में ट्रैवल करता है ज्यादा। क्लियर,
डिजॉल्व फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि व्हाई CO2 इज मेनली ट्रांसपोर्टेड इन अ डिजॉल्व फॉर्म थ्रू प्लाज्मा, व्हाई? तो उसका पॉइंट, उसका आंसर ये बनता है बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर देन ऑक्सीजन, सो कार्बन डाइऑक्साइड मेनली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म, whereas when we talk about the oxygen, clear, तो maximum oxygen travel with the help of hemoglobin, clear? The main transporter of oxygen gas, it travels through hemoglobin, that we have studied कि एक respiratory pigment है। 100 ml में इसका amount कुछ 12 to 18 या 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड होता है। उसके अलावा जब हम रेट ऑफ ब्रीदिंग की बात करते हैं तो एक एडल्ट ह्यूमन, व्हेन वी टॉक अबाउट, तो एडल्ट ह्यूमन में जो ब्रीदिंग रेट है, ब्रीदिंग रेट दैट इज नियर अबाउट, आपको बुक टू बुक वेरिएशन मिलेगा, 12 to 16 भी है और किसी बुक में 15 to 18 पर मिनट, क्लियर? दिस सिचुएशन इज सेम। तो ये ब्रीदिंग रेट है ह्यूमन की जो इस रेंज के अंदर जनरली ऑक्यूपाई रहती है। तो हमने ब्रेन सेंटर के बारे में बात कर लिया है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात कर दिया, हमने ब्रीदिंग सेंटर ऑफ ब्रेन की बात कर दिया है, ब्रीथिंग जो प्रोसेस है दैट इज टोटली इनवॉलंटरी, और एडल्ट ह्यूमन के अंदर हमने ब्रीथिंग रेट को भी मेंशन कर दिया है, क्लियर? तो विद दिस टॉपिक we are going to end our respiratory system. I hope you must have understand the importance of this system. It's very important. आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, उसके डिफरेंट पार्ट्स का नाम आना चाहिए। तो हम एक बार पूरा उसको क्लियर कर देते हैं कि जितने भी 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक में, इट्स मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि आप उन क्वेश्चंस को लिखकर उसका आंसर फॉर्म करें और साथ साथ में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम भी ड्रॉ करें। थैंक यू सो मच।